हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। चैप्टर नंबर 10 में आज अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। कल के टॉपिक में अपन ने बात करी थी कि आपके पास कोई एक परिपथ है और उसमें एक कोई शुद्ध प्रेरक लगा हुआ है। प्रेरकत्व का मतलब होता है कोई कुंडली लगी हुई है। तो कल के वीडियो में जहाँ पे अपन ने टॉपिक को छोड़ा था उसमें आपको पता है कि अपन एक शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान v बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी लेकर के चले थे और अपने पास उस परिपथ में बहने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका मान I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई की जगह पाई/2 आया था, जिसे अपन कलांतर कहते हैं। और ये जो आई नोट है ये अपने पास इस प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है और जिसकी वैल्यू है वो वी नोट अपॉन ओमेगा एल आई थी। यदि आपने इसे ठीक पहले वाला वीडियो अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है तो बहुत अच्छे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 9 तक के प्रत्येक टॉपिक को अपन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं बेटा, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक अपने चैनल के ऊपर लाइव रिवीजन कक्षाएं चलती हैं। तो आप प्लीज़ सुबह 7 से 8 बजे लाइव रिवीजन कक्षाओं को ज़रूर अटेंड करें। चलिए आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक अपना कह रहा है कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, यानी वापस वही परिपथ है जिसके अंदर प्रत्यावर्ती वोल्टता लगी हुई है और प्रत्यावर्ती धारा का मान अपने पास ये आया था। इस परिपथ के लिए औसत शक्ति की वैल्यू कितनी होगी। बोर्ड परीक्षा के अंदर डायरेक्ट ही ऐसा का ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के लिए औसत शक्ति का मान ज्ञात कीजिए, व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो प्रश्न आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। औसत शक्ति निकालनी है कौन से परिपथ के लिए? उस परिपथ के लिए जिसमें केवल और केवल कुंडली लगी हुई हो। तो पिछले टॉपिक को अच्छे से तैयार करने के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं। दोनों ये जो बातें हैं वो अपन यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अपन लिखते हैं कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता का स्रोत लगा हुआ है उसकी वैल्यू v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। समीकरण नंबर इसको अपन ने 1 डाल दिया। और परिपथ में बहने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण अपने पास आया था वो था I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। अपने को निकालना है औसत शक्ति की वैल्यू। ये जो अपने पास वोल्टता का और धारा का जो वैल्यू दे रखी है, ये V और I की जो वैल्यू है ये आपको पता है कि सर टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये वोल्टता का तात्क्षणिक मान है और ये प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है। और अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो शक्ति का फॉर्मूला होता है P, जिसे अपन पावर कहते हैं, उसका फॉर्मूला आप लोगों ने कक्षा 10 में ही पढ़ा है। P बराबर VI, वोल्टेज इंटू धारा। वोल्टेज और धारा का जो गुणनफल होता है उसे अपन शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे अपन इस वोल्टता को और इस धारा को, इन दोनों का जो गुणनफल करेंगे तो ये तात्क्षणिक वोल्टता है, ये तात्क्षणिक धारा है। इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो तात्क्षणिक शक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले परिपथ के लिए तात्क्षणिक शक्ति का मान लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के लिए तात्क्षणिक शक्ति, जल्दी बताओ बेटा, तात्क्षणिक शक्ति की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर तात्क्षणिक शक्ति का मतलब है P इज इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, V की वैल्यू आपके पास नंबर 1 में समीकरण में है और I की वैल्यू है वो आपको आगे वाले समीकरण में लिखी हुई है। तो दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ। V की वैल्यू लिखूंगा वी नॉट साइन ओमेगा टी और I की वैल्यू लिखूंगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। तो ये आपके पास तात्क्षणिक शक्ति की वैल्यू आ जाती है। अब आप इसको थोड़ा सा और सरल कर लें। जब आप इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे तो आपके पास बेटा ये जो V नॉट और I नॉट है इसको अपन बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इस V नॉट और I नॉट को अपन बाहर निकाल लेंगे और ये जो साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 है इसमें से यदि मैं माइनस को बाहर निकालूं, यहाँ कॉमन लेऊं, तो ये मेरे पास साइन पाई/2 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। मेरी बात को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। हालांकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करूँगा लेकिन मैं आपको सारी बात क्लियर कर देता हूँ। ये मेरे पास साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 है।
तो अगर मैं यहाँ से इस माइनस को कॉमन ले तो ये माइनस का जो फंक्शन है वो तो प्लस में बदल जाएगा और ये जो प्लस की वैल्यू है ये माइनस में हो जाएगी। माइनस आपके पास बाहर आ जाएगा, ये मेरे पास बाहर आ गया। यहाँ पे मैंने वी नॉट लिख लिया और यहाँ पे मैंने इसको आई नॉट लिख लिया और इस वैल्यू को लिख दिया मैंने साइन ओमेगा टी। ये जो वैल्यू है इसमें से अपन ने माइनस बाहर निकाला था, तो आपके पास यहाँ पे बच गया साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। और त्रिकोणमिति में पूरक प्रमेय के अनुसार कक्षा 10 में आपने पढ़ा है कि साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी होता है, उसे अपन लिख सकते हैं कोस ओमेगा टी। ठीक है, एक काम करो बेटा, आप जानते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास साइन 2 थीटा होता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो साइन 2 थीटा होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि साइन 2 ओमेगा टी जो है वो आपके पास 2 साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के रूप में लिखा जा सकता है। ये आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे आपके पास साइन थीटा भी है, कोस थीटा भी है। अगर इसके साथ में गुणनफल में 2 आपको और मिल जाए तो ये पूरी वैल्यू आपके पास हो जाएगी और आप पूरी वैल्यू को साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं। परंतु सर यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, तो एक काम करो ना बेटा, जब आपको ज़रूरत ही है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस वी नोट आई नोट अपॉन में 2 और यहाँ पे 2 लगाएंगे, उस 2 को अपन इसके साथ लिखेंगे तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपके पास तात्क्षणिक शक्ति की वैल्यू आ जाती है, पी की वैल्यू। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब अपने को लेना है इसका औसत मान, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे औसत ज्ञात करने पर। देखिए बोर्ड परीक्षा में ये जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है और अक्सर सारे के सारे जो टीचर्स हैं वो इन सभी पथों की या सभी इस प्रकार के सर्किट की जो औसत शक्ति है वो एंड में एक जगह सिखाते हैं, लेकिन वहाँ पे सारी बातें एक साथ सीखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, कठिन होता है। इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब आपने परिपथ में शुद्ध प्रेरक ये परिपथ पढ़ लिया है तो लगे हाथ इसकी औसत शक्ति जो है वो भी अपने को पढ़ लेनी चाहिए। तो औसत ज्ञात करने पर, औसत ज्ञात कैसे करेंगे? औसत ज्ञात करोगे तो आपको यहाँ पे लिख लेना चाहिए पी एवरेज। पी एवरेज, पी एवरेज कैसे ज्ञात करते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। किसके लिए ज्ञात कर रहे हो आप? एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूरे चक्र के लिए अपन निकाल रहे हैं। तो पूर्ण चक्र के लिए जो रेफरेंस है वो भी अपने को यहाँ पे लिख देना चाहिए। तो पूरे चक्र के लिए एवरेज वैल्यू कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 0 से कैपिटल टी, इसके बाद में ये पूरी की पूरी वैल्यू लिखेंगे माइनस वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी और डी टी। नीचे क्या लिखेंगे? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 0 से टी और डी टी। अब आप जानते हैं कि सर माइनस वी नोट आई नोट अपॉन 2 ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो बाहर आ जाएगी और साइन 2 ओमेगा टी का समाकलन करना है। बटा में आपके पास इसकी वैल्यू है वो टी भी आएगी, कैपिटल टी आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यदि आप इसकी वैल्यू को अलग ना निकालें, केवल इतने से फंक्शन को आप निकाल लें, तो यहाँ पे मैं लिखूँ, चलिए आप पहले वीडियो की स्क्रीन को पॉज करेंगे और अपने जो नोट्स हैं वो अच्छे तरीके से लिख लेंगे। अपन पेपर को आगे स्किप करते हैं। कॉपी को अपन ने ज़्यादा स्किप नहीं किया है, थोड़ा सा पोर्शन स्किप किया है। ये जितना लिखा हुआ है यहाँ पे ये आपके पिछले पेज का ही है। तो अब यहाँ पे मैं माइनस वी नोट आई नोट अपॉन 2 का जो पोर्शन है इसको बाहर ले लेता हूँ। तो ये जो पी एवरेज की वैल्यू है ये मैं बाहर लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा मैं माइनस वी नोट आई नोट अपॉन 2 और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन 2 ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन और 0 से टी डी टी का इंटीग्रेशन। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइन थीटा का या कोस थीटा का त्रिकोणमिति के किसी भी अनुपात का जब आप औसत वैल्यू लेंगे साइन थीटा और कोस थीटा का, तो उसकी औसत वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। लेकिन यदि आप इसके स्क्वायर का एवरेज लेंगे, इसके स्क्वायर का एवरेज, ये आप लोगों ने वर्ग माध्य मूल मान के अंदर पढ़ा है और इसका जो एवरेज वैल्यू है वर्ग माध्य मूल मान में यानी साइन स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू है
वो आपके पास 1/2 आती है। दोनों बातें याद रखनी है, साइन थीटा का एवरेज 0 आता है, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 आता है। ये दोनों जो डेरिवेशन है अपन पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पे इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में नहीं आया इसका इंटीग्रेशन, तो आप हमारे पहले की जो वीडियोज़ हैं उनको देख करके इस पूरे एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसके एवरेज की वैल्यू लिखूंगा, और ये आप जानते हैं कि इसका डायरेक्ट एवरेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जैसे ही इसकी वैल्यू 0 आएगी, आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिख देंगे कि इस परिपथ में, कौन से परिपथ में, जिसमें केवल कुंडली लगी हुई है, उसमें जो औसत शक्ति की वैल्यू है वो आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे एक नोट डाल करके लिख सकते हैं। एक बात है, वो एक स्टेटमेंट है, वो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से नोट डाल करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, नोट डाल करके आप लिखेंगे कि सर साइन ओमेगा टी इसका औसत, इसका औसत, सिर्फ समाकलन नहीं, इसका औसत, क्योंकि इसके बटा में 0 से t dt भी है। तो ये जो पूरी वैल्यू है वो इस साइन 2 ओमेगा टी कह दीजिए, साइन थीटा कह दीजिए, इस 2 का कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो साइन 2 ओमेगा टी का जो औसत मान है, वो औसत मान कितना होता है, 0 होता है। औसत मान 0 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेनी चाहिए कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के लिए औसत शक्ति की जो वैल्यू है वो आपकी 0 रहती है। 1 नंबर के प्रश्न में कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसका डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। आप इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक बार दोबारा पढ़ते समय आप इनके नोट्स अच्छे तरीके से लिखेंगे, इतने में आपका ये जो औसत शक्ति का टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मैं पुनः आप लोगों को बता दूं कि औसत शक्ति है वो हर एक सर्किट के लिए अलग अलग निकाली जाती है। तो यहाँ पे अपन ने ये जो औसत शक्ति की वैल्यू जो 0 आपके पास आई है, ये केवल उस परिपथ की है जिसमें केवल और केवल कुंडली लगी होती है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके नोट्स अच्छे से लिख लें। अब अपन अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से इस टॉपिक के लिए सबसे पहले टॉपिक कौन सा है, एक ऐसे परिपथ की अपन चर्चा कर रहे हैं जिसमें केवल मात्र कुंडली लगी हुई है। उस परिपथ के लिए एक अहम प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। बोर्ड परीक्षाओं के अंदर मुख्य रूप से ये प्रश्न पूछा जाता है, और आने वाली आगामी जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए भी यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता, जिसे अपन V से प्रदर्शित करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा I, चुंबकीय फ्लक्स फाई और शक्ति P, 4 भौतिक राशियां आपके पास हैं। इन चारों भौतिक राशियों का एक पूरे चक्र के लिए, पूर्ण चक्र के लिए ग्राफ अपने को तैयार करना है। पुनः आप लोग सबसे पहले इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें कि आप पढ़ कौन सा टॉपिक रहे हैं। एक ऐसा सर्किट जिसमें कुंडली लगी हुई है, और उस सर्किट के लिए आपको इन चारों राशियों का ग्राफ निकालना है। और ये जो चारों राशियां हैं ये आपकी तात्क्षणिक राशियां हैं। तात्क्षणिक वोल्टता है, तात्क्षणिक धारा है, तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स है, और ये आपकी तात्क्षणिक शक्ति है। तात्क्षणिक वैल्यू के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए, ग्राफ को यदि आप रटने का प्रयास करेंगे तो आप जिंदगी में याद नहीं कर पाएंगे। समझ करके याद लिखेंगे तो आपको 2 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए अपन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये एक वाई एक्स की लाइन खींचता हूँ। इस वाई एक्स की लाइन में आप 1 2 3 1 2 3 लाइनें ले लीजिए, यानी टोटल मिलाकर के 6 लाइनों का ग्राफ बना लीजिए। और इसकी जो मध्य लाइन है इसको आप आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। इस लाइन के ऊपर अपन टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, समय को प्रदर्शित करेंगे। अब बहुत अच्छे से सोचते हुए समझते हुए यदि ग्राफ बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये मैं वैल्यू लेता हूँ 0 की, और ये जो एक्स एक्स है इसके ऊपर मैं टाइम को रिप्रेजेंट करूंगा। आप इसको टाइम के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, आप इसको एंगल थीटा के द्वारा, और थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा टी। याद करें, थीटा है वो कोणीय विस्थापन है, और कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला होता है कोणीय वेग इंटू समय, यानी ओमेगा टी, जिसको अपन 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री के फॉर्मेट में तोड़ते हैं। चलिए बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो वाई एक्स का ग्राफ है, इस वाई एक्स की लाइन के ऊपर आप इन चारों भौतिक राशियों को प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले आप किसका ग्राफ बताएंगे,
सोच करके बताएं। सबसे पहले आप किसका ग्राफ बनाएंगे? आप मान लीजिए कि सबसे पहले आप वोल्टता का ग्राफ बनाते हैं। देखिए, किताब में ग्राफ अलग हो सकता है, किसी भी प्रकार की रेफरेंस गाइड के अंदर आपका ग्राफ है वो अलग हो सकता है। आप अपने हिसाब से समझ करके बनाएंगे। मैं किसी भी किताब को यहाँ पे आधारभूत नहीं मान रहा हूँ। जो बातें आप लोगों ने अभी तक सीखी हैं, समझी हैं, उन्हीं के आधार पर अपन ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि वोल्टेज का इक्वेशन अपन लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर अपने को बेटर ये रहेगा कि आप चारों इक्वेशन एक बार लिखते जाएं। तो V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी अपन ने पढ़ा है, इसका ग्राफ अपन बनाते जाएंगे। अपने को पता है कि जब स्मॉल टी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो साइन थीटा का मान 0 डिग्री के ऊपर जीरो हो जाएगा और वी का मान भी जीरो हो जाएगा, यानी ये ग्राफ यहाँ से चलना शुरू करेगा। इसके बाद में अपन इसका एक आवर्तकाल का चौथा हिस्सा, और यदि कोण की बात करें तो 90 डिग्री जो कि चौथा हिस्सा होता है, उसके ऊपर पहुंचेंगे तो इसकी वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि आप इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। ये आपके पास साइन थीटा का ग्राफ आ रहा है वोल्टेज के लिए। इसके बाद में ये ग्राफ नीचे की तरफ भी जाएगा और नीचे की तरफ जाकर के ये आपके पास एक साइकिल है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, एक चक्र है वो इसका पूरा हो जाएगा। तो आप इतना भी ग्राफ बना सकते हैं, इस ग्राफ को आप और आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे लिखा है कि पूर्ण चक्र के लिए, तो केवल एक चक्र के लिए ये इतना सफिशियंट है। ठीक है सर। इसके बाद में अपन ग्राफ बनाते हैं बेटा आई का। तो आई का ग्राफ क्या होता है? आई बराबर सर इक्वेशन पढ़ा था, आई बराबर, सॉरी यहाँ पे मुझे आई नॉट लिखना है, आई बराबर आई नॉट लिखना है। और अपन यदि इसको अच्छे से लिखना चाहें, पुनः लिख लेना आप लोग, इसको अपन ओमेगा एल ले लेंगे, क्योंकि वी नॉट अपॉन ओमेगा एल को अपन आई नॉट कहते हैं। ये आपके पास साइन ओमेगा टी रहेगा और माइनस में आपके पास पाई बाई 2 की वैल्यू यहाँ पे रह जाएगी। इसको अपन आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जब थीटा का मान 0 डिग्री है, उसमें से आप -π/2 करेंगे, यानी आप π/2 एंगल पीछे चले जाएंगे। π/2 एंगल जब आप पीछे चले जाएंगे तो माइनस साइन π/2 आ जाएगा और -π/2 की वैल्यू -1 हो जाएगी और ये आपके पास माइनस में आई का ग्राफ आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि जब वोल्टेज का मान 0 है उस समय धारा का मान मैक्सिमम है। और किधर की तरफ मैक्सिमम है? जब आपके पास टाइम का मान 0 है उस समय जो धारा है वो नेगेटिव में मैक्सिमम है। तो इसका जो ग्राफ है वो मैं रेड पेन से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। इसके मध्य बिंदु के ऊपर ये मिनिमम हो जाएगा। जहाँ पर वोल्टेज 0 है वहाँ पर ये जो धारा है वो आपकी अगेन मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद में जहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव में मैक्सिमम है वहाँ पे धारा है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि इस दोनों समीकरणों से आपको पता है कि धारा है वो वोल्टेज से π/2 कला पीछे है। यानी कि जहाँ वोल्टेज मैक्सिमम वहाँ धारा 0 और जहाँ वोल्टेज 0 वहाँ धारा मैक्सिमम। मैक्सिमम है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ हो सकता है। तो जब ये वोल्टेज मैक्सिमम है तो धारा की वैल्यू 0 हो जाएगी और आगे चल करके जब वोल्टेज 0 पे आ गया तो धारा की वैल्यू पॉजिटिव से होते हुए अब कहाँ चली आएगी? नेगेटिव पे चली आएगी। और इसके जो लाइन है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैं एक लाइन के बराबर इसकी ऊंचाई ले लेता हूँ, यहाँ से इसके ग्राफ को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जो करंट का ग्राफ है वो बेटा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ लें कि करंट का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये आपके पास करंट का ग्राफ आ गया, धारा का ग्राफ आ गया। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ये किसका ग्राफ है? वोल्टेज का ग्राफ है। इसको अपन V लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको अपन धारा लिख सकते हैं। दोनों बातें क्या आप लोगों को अच्छे से क्लियर हैं? यहाँ पे मैं इसके इस साइकिल को, इस चक्र को यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। बहुत छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है बेटा, ऐसे जहाँ पे वोल्टेज 0 है वहाँ पे धारा मैक्सिमम है, जहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है धारा 0 है, लेकिन करंट जो है वो π/2 कला पीछे है। इसका मतलब नीचे की तरफ से स्टार्ट होगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब अपन बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स की। तो प्रेरकत्व के अंदर चैप्टर नंबर 9 में जब आपने फैराडे के नियम पढ़े हैं उसके बाद में आप लोगों ने प्रेरकत्व पढ़ा है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। तब आप लोगों ने एक बात कही है कि चुंबकीय फ्लक्स की जो वैल्यू है, फाई की जो वैल्यू होती है
वो करंट के समानुपाती होती है। यानी जहां पे करंट अधिकतम होगा वहां पे चुंबकीय फ्लक्स भी अधिकतम होगा, जहां करंट जीरो होगा वहां फ्लक्स भी जीरो होगा, जहां करंट नेगेटिव होगा वहां फ्लक्स भी नेगेटिव होगा। ये बात अच्छे तरीके से आपको समझनी है। तो अब मैं फ्लक्स का ग्राफ बनाऊंगा। तो फ्लक्स का जो ग्राफ है वो आपके करंट के ग्राफ के समान ही रहेगा। फर्क ये रहेगा कि इस फ्लक्स के ग्राफ का जो आयाम है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो इस मूल बिंदु से इस मुख्य एक्स से जो दूरी है वो अधिकतम रहेगी। तो फ्लक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे करंट मैक्सिमम तो फ्लक्स भी मैक्सिमम, यहाँ करंट जीरो तो फ्लक्स भी जीरो होगा। तो इस मैक्सिमम से ये ग्राफ इस तरह से घूमते हुए अगेन यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करंट जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। तो इस ग्राफ को आपको इस तरीके से बनाना है, डॉटेड लाइन से बना दें। फिर करंट मैक्सिमम है तो फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। दोनों के दोनों ग्राफ हैं वो सेम बिंदु के ऊपर मुख्य एक्स को काटेंगे, जो ये प्रदर्शित करता है कि दोनों की वैल्यू है वो जीरो है, वो एक ही जगह आ रही है। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर में ग्राफ बनाया ये आपके पास फ्लक्स का ग्राफ हो गया। तात्क्षणिक फ्लक्स का, तात्क्षणिक का मतलब है कि हर समय इसकी वैल्यू है वो बदल रही है, किसी प्रकार का कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ये जीरो है। टाइम इंटरवल की बात करें तो ये आपके पास इसका चौथा हिस्सा हो जाता है T/4। ये आपके पास इसका आधा हिस्सा हो जाता है। कितना हो जाता है ये बेटा? आपका T/2 हो जाता है। ये कितना हो जाता है ये सर? 3T/4 हो जाता है। और ये कंप्लीट एक चक्र पूरा हो जा करके T हो जाता है। चार टुकड़े हो गए ना, एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे यदि 0 डिग्री लिखें और इसको अपन 360 डिग्री लिखें तो ये हो गया आपके पास π/2 यानी 90। ये हो गया पाई मतलब 180 और ये हो गया आपके पास 3π/2 की वैल्यू। ठीक है सर, 3 ग्राफ बना लिया आपने। एक ग्राफ अब भी बचा हुआ है, किसका? पावर का। P बराबर फॉर्मूला क्या था सर? VI था। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। यानी P की जो वैल्यू है वो V और I के गुणनफल के बराबर होगी। जब इन दोनों में से कोई भी एक जीरो होगा, V और I में से कोई भी एक जीरो होगा तो डेफिनेटली P भी जीरो हो जाएगा। यानी कि इस मुख्य एक्स के ऊपर जहां से या तो V गुजर रहा है या फिर I गुजर रहा है, उस हर एक बिंदु से होकर के P गुजरेगा। दोबारा समझें, पावर है वो V और I के गुणनफल के बराबर है और V और I में से किसी एक का भी मान जीरो हो गया तो पावर भी जीरो होगा। जब V और I दोनों पॉजिटिव हैं यानी मुख्य एक्स से ऊपर की तरफ हैं तो उस समय पावर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी मुख्य एक्स से ऊपर की तरफ होगा। और जब V और I दोनों नेगेटिव हैं यानी दोनों के दोनों मुख्य एक्स से नीचे की तरफ हैं, उस स्थिति में इन दोनों का गुणनफल पॉजिटिव होगा और जो पावर का ग्राफ है, शक्ति का ग्राफ है, वो उस समय इस मुख्य एक्स से ऊपर की तरफ होगा। और इस V और I में से कोई एक भी नेगेटिव होगा तो दोनों का गुणनफल नेगेटिव होगा और ग्राफ है जो पावर का जो ग्राफ है वो मुख्य एक्स से नीचे की तरफ आएगा। अब पावर के ग्राफ के आयाम की बात और कर लें तो आयाम है वो V और I दोनों के गुणनफल के बराबर है। यानी निश्चित रूप से पावर का जो ग्राफ आएगा उसकी जो पीक वैल्यू है वो V और I के गुणनफल के बराबर होगी, यानी बहुत ज्यादा होगी। इतनी बात यदि आपके समझ में आ गई तो अब आप इस पावर के ग्राफ को बनाने में बिल्कुल भी चिंतित नहीं होंगे और बिना मेरे बताए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप अपनी कॉपी में ये जो डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इस ग्राफ को आपको थोड़ा बड़ा बनाना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दूसरी बात मैं आप लोगों को एक और बता दूं, बात यह है कि किताब में यदि आप ये ग्राफ देखेंगे तो किताब में जो ग्राफ बनाया गया है उसमें बेटा सबसे पहले करंट का ग्राफ बनाया गया है, लेकिन मैं हमेशा सीक्वेंस से ही पढ़ने का प्रयास करता हूं। मैंने जो समझा है उसमें मैंने पहले वोल्टेज लिया है तो पहले वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे। अगर आप इस ग्राफ को किताब के ग्राफ की यदि तुलना करेंगे, जहां तक मुझे याद है
आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 225 के ऊपर इसका ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन वो जो ग्राफ है वो इससे डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? कारण आपको समझ में आ गया होगा। बुक में जो आधार माना गया है वो आई के ग्राफ को माना गया है और मैंने वोल्टेज के ग्राफ को आधार माना है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर परीक्षा में हम कौन सा बनाएं? परीक्षा में आप दोनों में से कोई सा भी बना सकते हैं, पर आप रट करके ना बनाएं, आप समझ करके बनाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलिए सर फटाफट पी का पावर का भी ग्राफ बता दीजिए। आप बताओ बेटा मेरे को, यहां पर V और I दोनों में से कोई ना कोई तो जीरो पर है। बिल्कुल सर जीरो पर है, यानी डेफिनेटली पावर का ग्राफ यहां से ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, लेकिन सर अब आप ये सोच रहे हैं कि सर ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। आप सोच करके देखें कि करंट का जो ग्राफ है वो तो नीचे की तरफ है और वोल्टेज का ग्राफ है वो ऊपर की तरफ है, तो दोनों में से एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, तो पावर किस तरफ आएगा? पावर भी तो नेगेटिव होगा, यानी ग्राफ निश्चित रूप से नीचे की तरफ आएगा। यानी इसका जो ग्राफ है वो नीचे से आएगा। मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, केवल समझा रहा हूं। इसका ग्राफ नीचे से शुरू होगा और नीचे से शुरू होकर के वापस इस वाले पॉइंट से गुजरेगा। क्यों? क्योंकि अब बेटा आई का मान जीरो है और आपने पढ़ लिया कि V और I दोनों में से कोई भी एक जीरो होगा तो पावर को जीरो होना पड़ेगा। और अब यहां पर इसके आगे वाले हिस्से में आप देख रहे हैं कि वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो पावर भी पॉजिटिव होगा, यूं जा करके आएगा। और यहां पे आते आते वोल्टेज जीरो हो गया, इसलिए पावर को जीरो होना पड़ा। यहां पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ वोल्टेज नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, दोनों में से एक भी नेगेटिव है, तो ग्राफ नीचे से आएगा। यहां पहुंच गए आप क्योंकि यहां पे करंट जीरो है। फिर आप यहां पे देख रहे हैं कि सर आई और वोल्टेज दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन जब दोनों नेगेटिव हैं और दोनों का गुणनफल करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए पावर है वो ऊपर से होकर के आएगा। बहुत आसान से, आप टाइम कितना भी ले लीजिए समझने के लिए। पहली बार पढ़ते समय आप चाहे इस टॉपिक को 2 घंटे में पढ़ लें, लेकिन एक बार में ऐसा पढ़ लें कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना रहे। ओके, तो सर इसको ऐसे बना दीजिए। चलिए इसको मैं ग्रीन पेन से बनाने का प्रयास करता हूँ। ये मेरे पास इसकी पीक वैल्यू आई और वापस ये ग्राफ यहाँ पे जा करके इसको काट देगा। ठीक है बेटा, इस तरह फिर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये ग्राफ फिर यहाँ जाएगा और यहाँ जा करके इस ग्राफ की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और वापस इस ग्राफ को इस मूल बिंदु से होकर के आना ही पड़ेगा। फिर इसमें वोल्टेज नेगेटिव है तो वापस ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, पीक वैल्यू पे जाएगा और पुनः इसको नीचे की तरफ आना ही पड़ेगा, इस मूल बिंदु पे आना ही पड़ेगा। फिर यहाँ से ये मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा और फिर मैक्सिमम वैल्यू से होते हुए वापस मूल बिंदु पे आ जाएगा। ये आपके पास पी का ग्राफ हो गया। तो इस तरीके से इन चारों का जो ग्राफ है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार पुनः पढ़ें। उसके बावजूद भी यदि आपको डाउट हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। हम निसंदेह आपके पूरे प्रश्न का एकदम संतोषपूर्वक विस्तार पूर्वक आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इस टॉपिक का बाकी बचा हुआ हिस्सा कंप्लीट करते हैं। पहले आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, वीडियो को पॉज करें और नोट्स को, ये जो ग्राफ दिख रहा है इसको अच्छे तरीके से लिख लें। इसके बाद में इसी टॉपिक में जब परिपथ के अंदर केवल कुंडली लगी होती है तो एक अंतिम प्रश्न अपना और शेष रह जाता है। कई बार देखा गया है कि परीक्षा में इस प्रश्न को भी पूछा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि प्रेरकत्व के लिए यानी कुंडली के लिए चुंबकन, यानी जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाएगी, वो भी कौन सी धारा? एसी धारा। और एसी धारा का जो ग्राफ है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप जानते हैं कि प्रारंभ में एसी का मान बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, फिर घट करके जीरो होता है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में यानी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता है, मैक्सिमम होकर के पुनः घटने लग जाता है। आप लोगों ने इसका जो ग्राफ है वो बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार से पढ़ रखा है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एसी करंट का ग्राफ इस प्रकार से होता है। ठीक है,
तो ये आपके पास 0 की वैल्यू है, ये आपके पास T/4 की वैल्यू है, ये आपके पास T/2 की वैल्यू है, ये आपके पास 3T/4 की वैल्यू है, और ये आपके पास टाइम की वैल्यू है, पूर्ण चक्र की वैल्यू है। ये आपके पास स्मॉल t हो गया। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है I0, और ये इसकी नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू है -I0। तो आप देख रहे हैं कि परिपथ में प्रारंभ में धारा का मान बढ़ेगा बढ़ेगा, तो वो जो पदार्थ है, वो जो कुंडली है, उसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी। चैप्टर नंबर 9 में फैराडे का नियम, लेंज का नियम बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है कि उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यदि आपने चैप्टर नंबर 9 नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो चैप्टर नंबर 9 के प्रत्येक बिंदु के ऊपर जो नोट्स हैं, जो प्रश्न हैं, जो वीडियोज हैं, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप चैप्टर नंबर 9 को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। जब मैक्सिमम होगा तो वो जो कुंडली है वो मैक्सिमम चुंबकित हो जाएगी, यानी कि उस कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र स्टोर हो जाएगा, यानी कि जो एनर्जी है वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में स्टोर हो जाएगी, वो पदार्थ पूर्ण रूप से चुंबकित हो जाएगा। इस टॉप वैल्यू पे जाने के बाद धीरे धीरे धारा की वैल्यू कम होती है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं कम होंगी, पदार्थ विचुंबकित होगा, यानी अब जो एनर्जी है वो वापस लॉस हो रही है। इस पॉइंट पे जाकर के करंट का मान 0 हो जाएगा, पदार्थ पूर्ण रूप से विचुंबकित हो जाएगा। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, विपरीत दिशा में धारा बहेगी, पुनः पदार्थ चुंबकित होगा। पुनः पदार्थ चुंबकित होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं के रूप में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और इसी प्रकार से आगे जब ये करंट का मान पुनः कम होता जाएगा तो पदार्थ विचुंबकित हो जाएगा। इसी कहानी को 4 बड़े चित्रों के द्वारा, डायग्राम्स के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। पहले मैं वो चारों डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद में अपन थ्योरी को ज़्यादा न लिखते हुए कम से कम शब्दों में अपन किस प्रकार से इस प्रश्न का बेहतरीन उत्तर है, प्रभावी उत्तर है, वो दे सकते हैं। चलिए तैयार करते हैं। चलिए इस प्रश्न का अपन विस्तार पूर्वक उत्तर लिखते हैं, परंतु इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर ये जो डायग्राम बने हुए हैं राजस्थान बोर्ड की किताब में, उसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। अपन इनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए कैसे। आप देख रहे हैं कि जब t बराबर 0 है, समय 0 है, तो करंट 0 है, धारा 0 है, इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं 0 हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन 0 है, यानी परिणामी जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी वो भी 0 होगी। लेकिन 0 से लेकर के जब ये T/4 के ऊपर पहुंचेगा तो T/4 की स्थिति में धारा का मान मैक्सिमम है, वोल्टेज का मान मैक्सिमम है। उस स्थिति के अंदर इसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होगी और ये जो पदार्थ है वो पूर्ण रूप से चुंबकित हो जाएगा, यानी कि ये जो कुंडली है वो स्रोत से, वो जो बैटरी लगी हुई है, एसी स्रोत लगा हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत लगा हुआ है, उससे एनर्जी को अवशोषित कर रहा है। ठीक है, तो इसकी कहानी को अपन यहाँ पे पहले मैथमेटिकल रूप से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। इसके बराबर में लिख देता हूं मैं कि t बराबर 0 से, कहां पर, t बराबर 0 से t बराबर कैपिटल T/4 तक की स्थिति में धारा का मान जो है, करंट का मान है, वो 0 से अधिकतम होता है, I का मान जो है वो 0 से मैक्सिमम होता है। ठीक है सर, मैक्सिमम होता है। इस स्थिति में जो पदार्थ है वो चुंबकित होता है। इसको मैं कैसे लिखूं, चुंबकित पदार्थ है वो चुंबकित होता है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा। पदार्थ जब चुंबकित होगा तो इस स्थिति में वोल्टेज और धारा दोनों पॉजिटिव हैं। V एंड I बोथ आर क्या है, पॉजिटिव हैं, दोनों की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। और इस स्थिति में जब दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसके अंदर जो एनर्जी है वो स्टोर होगी, ऊर्जा अवशोषित होगी। ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में अवशोषित, ठीक है, अवशोषित होगी। इस बात को अच्छे से समझ लें। यानी धीरे धीरे धारा का मान बढ़ेगा, ये चुंबकित होकर के बढ़ेगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई गई हैं।
करंट है वो इस पॉइंट को आप ए कह दीजिए और इसको बी कह दीजिए। ए पॉइंट से अंदर एंटर कर रहा है। यदि आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो आपको अपना जो दाहिना हाथ नियम है चैप्टर नंबर 9 में आपने पढ़ा, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी ये करंट इस तरह से ऊपर जा रहा है और अंगूठे की डायरेक्शन में चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पे अंदर एंटर करती हैं। किसी भी परिस्थिति में दक्षिणी ध्रुव से बाहर चुंबकीय बल रेखाओं को नहीं निकालना है, अन्यथा टॉपिक गलत हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात हो गई। इसमें चलिए, इसमें और इस चित्र में क्या अंतर है? सर चित्र में अंतर क्या है कि इसमें भी करंट ए से एंटर कर रहा है, बी से बाहर निकल रहा है, लेकिन इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है वो दूसरे चित्र में कम है पहले चित्र की अपेक्षा। क्या अर्थ हुआ? चुंबकीय बल रेखाएं निकल तो उत्तरी ध्रुव से बाहर रही हैं और दक्षिण ध्रुव से अंदर एंटर कर रही हैं। सर इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ये कहानी है आपके T/4 से T/2 के बीच की, क्योंकि T/4 के ऊपर करंट मैक्सिमम है। अब धीरे धीरे करंट की वैल्यू कम होगी तो इस पदार्थ के अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं भी जो पहले मैक्सिमम हो चुकी हैं अब धीरे धीरे घटना प्रारंभ कर देगी। तो ये डायग्राम घटती हुई चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित कर रहा है। और करंट की डायरेक्शन है वो T/4 से पहले और T/4 के बाद T/2 तक दोनों ही पॉइंट्स के ऊपर पॉजिटिव है। इसलिए पॉजिटिव होने के कारण चुंबकीय बल रेखाओं की दिशाएं दोनों ही डायग्राम्स के अंदर सेम रहेंगी। बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से बाहर और दक्षिण ध्रुव के अंदर एंटर करेंगी। दोनों में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा समान रहेगी। हो सकता है किताब में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो। ठीक है, दूसरे के बारे में अपन यहां पे लिखते हैं। तो t का मान जो है वो T/4 से T/2 तक। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में जो धारा का मान है वो धनात्मक तो है, धारा का मान धनात्मक तो है, तो I का मान मैक्सिमम से कहां पहुंचेगा? 0 पे पहुंचेगा। और इस स्थिति के अंदर आप क्या कह सकते हैं कि पदार्थ जो है, क्रोड जो है, वो विचुंबकित हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे अपने को लिख लेना चाहिए कि पदार्थ विचुंबकित हो रहा है। ठीक है, पदार्थ है वो विचुंबकित हो रहा है। और इस स्थिति के अंदर क्या होगा? इस स्थिति में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि आधे चक्र के अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो अंततः जाते जाते इस पॉइंट के ऊपर 0 हो जाएगा और पदार्थ है वो पूर्ण रूप से विचुंबकित हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसके अंदर एनर्जी है वो लॉस हो रही है। वोल्टेज तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन यहां पे इसमें करंट जो है वो नेगेटिव डाउनफॉल आ रहा है, नेगेटिव हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है, यानी घट रहा है। तो इस स्थिति के अंदर जो ऊर्जा है वो स्रोत को लौटाई जा रही है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं ऊर्जा स्रोत को लौटाई जा रही है, क्योंकि पदार्थ है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कम हो रहा है। तो ये दोनों पार्ट हो गए आपके पॉजिटिव कंडीशन के। यहां पे आप स्क्रीन को पॉज करें और जितना मैंने यहां पे लिखा इतना सफिशिएंट पार्ट आप लिख लें। बाकी के दोनों डायग्राम अभी कंप्लीट करते हैं। तीसरे डायग्राम में सी पॉइंट में आप देखेंगे कि पिछली बार जो करंट ए पॉइंट से अंदर एंटर हो रहा था और बी पॉइंट से बाहर एग्जिट हो रहा था, अब आपने ग्राफ के अंदर देखा है साइन वेव में करंट की डायरेक्शन बदल गई है, करंट नीचे की तरफ आ गया है, यानी नेगेटिव, यानी अपोजिट डायरेक्शन हो गई है। तो इस डायग्राम के अंदर अपन दिखाएंगे कि करंट जो है वो आपका बी की तरफ से अंदर एंटर करेगा और घूमते हुए ए की तरफ से एग्जिट हो जाएगा, यानी करंट की डायरेक्शन बदल गई। तो जैसे ही करंट की डायरेक्शन बदलेगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अब करंट है वो बी पॉइंट से होकर के नीचे से एंटर करेगा और अंगूठे की डायरेक्शन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां पे अपन लिखेंगे कि T का जो मान है वो आपका T/2 से चल रहा है और 3T/4 तक जा रहा है। और इस स्थिति में करंट का मान जो 0 से
नेगेटिव में मैक्सिमम जा रहा है, विपरीत दिशा में मैक्सिमम जाएगा। धीरे धीरे चुंबक का मान बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, तो इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं को यानी पदार्थ को चुंबकित होते हुए, मैग्नेटाइज्ड होते हुए दिखाया गया है। तो इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा दिखाई गई है। यहाँ पे अपन लिखेंगे कि जो पदार्थ है, पदार्थ ये क्या हो रहा है, चुंबकित हो रहा है, पदार्थ चुंबकित हो रहा है और थ्री टी बाई फोर की स्थिति में मैक्सिमम हो जाएगा। इस केस में V और I दोनों के दोनों नेगेटिव हैं और दोनों नेगेटिव होने से जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि अब ये जो पदार्थ है वो स्रोत से ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। किस रूप में बदल रहा है उसे? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में अवशोषण कर रहा है। और किस रूप में बदल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। जब नेगेटिव में 3T/4 की स्थिति में करंट मैक्सिमम हो रहा है, उसके बाद पुनः करंट घूमता हुआ मूल बिंदु की तरफ यानी मुख्य एक्स रेखा के ऊपर, मूल बिंदु नहीं कहेंगे, एक्स एक्स की रेखा के ऊपर जब करंट लौट रहा है, तो इस स्थिति में पदार्थ में करंट का मान धीरे धीरे कम होगा और ये पदार्थ धीरे धीरे विचुंबकित होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इन दोनों के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम है। ये करंट बी से एंटर कर रहा है, ए से एग्जिट हो रहा है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशाएं भी समान है, लेकिन इसमें संख्या ज्यादा है और इसमें संख्या कम है। ये प्रदर्शित कर रहा है कि पदार्थ है वो विचुंबकित हो रहा है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि T का मान 3T/4 से कैपिटल T तक, I का जो मान है वो आपका मैक्सिमम से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी कि इस स्थिति में पदार्थ है वो आपका विचुंबकित हो रहा है। पदार्थ क्या हो रहा है? विचुंबकित हो रहा है। यानी कि इस स्थिति में ऊर्जा है वो आपको पदार्थ को लौटाई जा रही है। ऊर्जा स्रोत को, स्रोत लिखेंगे अपन, ऊर्जा स्रोत को लौटाई जा रही है। तो इतने के साथ ही अपने इस प्रश्न का जो उत्तर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही अपना शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के अंदर पूछे जाने वाले हर प्रकार के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। कल की वीडियो के अंदर अपन फिर पढ़ेंगे शुद्ध धारितीय परिपथ, यानी अब की बार परिपथ के अंदर केवल एक कैपेसिटर ही लगा होगा और पूरे टॉपिक को अपन विस्तार पूर्वक 2 भागों में कंप्लीट करेंगे। चलिए, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो, हमारा टीचिंग ऑफ मेथड पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी मित्रों के साथ इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।